नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह अगर किसी ऐसे देश के गृह मंत्री होते जहां सचमुच में लोकतंत्र होता है, जहां सचमुच में जवाबदेही का सम्मान होता है, मंत्रीगण जवाबदेही की जिम्मेदारी को समझते हैं, मानते हैं, तो वो कब के रुखसत हो गए होते, कब का उनका पद छिन गया होता, वो गृह मंत्री पद पर न बने रहते। जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, जिस तरह से मणिपुर सालों साल जलता जा रहा है, अभी भी जल रहा है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में हिंसा हुई, और जिस तरह से पिछले 10-12 सालों से लगातार देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद किसी भी ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं रह जाता है जो इन्हें संभालने में नाकाम रहा हो। हम ये भी जानते हैं कि धारा 370 लागू करने के बाद इसी गृह मंत्रालय ने किस तरह से कश्मीरी आवाम को दबा कुचला, उनकी आवाज़ को दबाया गया। लेकिन अगर हम इस पूरे पृष्ठभूमि को भूल भी जाएं, तो अब जो जिम्मेदारी बनती है, हाँ, एक और घटना है, दिल्ली के दंगे भी अमित शाह के रहते हुए थे और कई दिन तक चलते रहे थे। और जिस तरह से दिल्ली दंगों से अमित शाह निपटे थे, वो भी अपने आप में बहुत ही शर्मनाक था, विवादास्पद था, और उनकी भूमिका कतई ऐसी नहीं थी जो कि एक जिम्मेदार जवाबदेह गृह मंत्री की होनी चाहिए। तो उस मौके पर भी वो चूके थे। लेकिन अब एक बार नए सिरे से उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जिस तरह से जंतर मंतर आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को जब पार्लियामेंट मार्च कर रहे थे आंदोलनकारी, तो उन्हें जिस तरह से पुलिस ने और रैपिड एक्शन फोर्स ने दबाया, कुचला, उनके ऊपर अतिशय फोर्स का इस्तेमाल किया, तमाम तरह के जो हथियार इस्तेमाल किए गए, वो सब जाहिर है कि ये गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुए थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सीधी जवाबदेही गृह मंत्रालय से बनती है। वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, वो सीधे गृह मंत्री के अधीन मानी जाती है, रखी गई है। तो अब जो कुछ दिल्ली में हुआ 20 जुलाई को, उसके लिए अगर सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं तो अमित शाह हैं। और क्यों हैं, इसके बारे में 12 ऐसे कारण हैं जिनके बारे में मैं एक एक करके आपसे चर्चा कर रहा हूं। 12 ऐसे काम हुए हैं जिनके जवाब अमित शाह से मांगे जाएंगे। पार्लियामेंट का आज से जो सत्र तो शुरू हो चुका है। आज जब फिर से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि आंदोलन की वजह से वो इतने दिनों तक ठप थी, आज जब शुरू होगी तो विपक्षी दल निश्चित रूप से ये सवाल उठाएंगे कि आंदोलनकारियों पर इतनी बड़े मात्रा में बल का इस्तेमाल, दुरुपयोग क्यों किया गया, और इससे सीधे अमित शाह कटघरे में खड़े होते हैं। तो 12 ऐसे बिंदु हैं, 12 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब गृह मंत्री अमित शाह को देने पड़ेंगे, देने चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उनसे इनके जवाब मांगे और बिना जवाब लिए रुके ना। पहला सवाल है, वाटर कैनन क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। भारत में क्राउड कंट्रोल का जो ग्रेडेड रिस्पांस प्रोटोकॉल है, पहले कम हानिकारक तरीके यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। इसे छोड़कर सीधे हिंसा पर जाना शांतिपूर्ण मैनेजमेंट के बजाय तुरंत हिंसा को बढ़ाने का संकेत देता है। यानी जो कम से कम पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो करने के बजाय, यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे लाठियों गोलियों पर पुलिस क्यों उतर आई, ये पहला सवाल है। वाटर कैनन इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। फिर दूसरा है कि ऐसी लाठियां पुलिस ने क्यों इस्तेमाल की जिनमें कीलें ठुकी हुई थीं। वीडियो रिपोर्ट्स में कुछ बैटन में कीलें दिखी। आर्ट न्यूज़ आदि ने वीडियो की पुष्टि की है। ये सामान्य रायट टूल को घातक हथियार बना देता है।
गंभीर चोटें पहुंचाता है। छात्रों पर इसका इस्तेमाल मानव अधिकार और पुलिस दिशा निर्देशों का सीधे सीधे घनघोर उल्लंघन है। किसने दी इसकी अनुमति? क्या गृह मंत्री ने इसकी अनुमति दी या पुलिस ने अपने स्तर पर किया? ये स्पष्ट करना चाहिए। और अगर पुलिस ने अपने स्तर पर किया है तो जो नए पुलिस कमिश्नर हैं उनको तो तुरंत चलता कर देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तीसरा पॉइंट है, पैलेट गन फायरिंग का आदेश किसने दिया? पैलेट गन फायरिंग का आदेश किसने दिया? पैलेट गन बिल्कुल अंतिम उपाय माना जाता है क्योंकि इससे स्थायी तौर पर चोटें पहुंचती हैं, लोगों की आंखें खराब हो सकती हैं। और ये सिद्ध हो चुका है कि इस आंदोलन से निपटने के समय पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन चलाई थी। घायलों के मेडिकल रिपोर्ट्स, गवाहियों में धातु के पैलेट निकाले गए हैं और ये साबित करते हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक पीड़ित से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने भी एक पीड़ित को बाकायदा पेश किया है। तो आरएएफ तो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी में क्यों किया गया? हम जानते हैं कि कश्मीर में इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है और 50 लोगों की आंखें चली गई हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो वो जो हिंसक हथियार वहाँ कश्मीर में इस्तेमाल किया गया वो भी निंदनीय है। लेकिन दिल्ली में एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर इसका इस्तेमाल किया गया, ये बहुत चिंताजनक है। किसने इसकी मंजूरी दी? जाहिर है कि अमित शाह की मंजूरी के बिना आरएएफ ऐसा नहीं कर सकती है। और अगर आरएएफ ने बिना मंजूरी के किया है तो उसके अधिकारियों को के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और मुकदमा चलना चाहिए कि बिना आधिकारिक उस अधिकार के, ये बिना मंजूरी के ये इस्तेमाल क्यों किया गया। चौथा सवाल है कि असमानुपातिक बल क्यों इस्तेमाल किया गया, खासकर पुलिस कर्मियों द्वारा युवतियों पर हमले के जो आपने वीडियो देखे होंगे वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आम लोगों पर, आम बच्चों पर, छात्रों पर पुलिस ने बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। वो महिला छात्रों को पीटते दिखे, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करते दिखे, सिर पर लाठी मारी गई, कपड़े फाड़े गए और इस तरह से जेंडर संवेदनशीलता और जो ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए उसके अनुपात में उसका सीधा सीधा उल्लंघन हुआ है। ये क्यों हुआ? अमित शाह को इसका जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए। पांचवा सवाल है, सिविल ड्रेस में कुछ पुरुष बैटन लेकर पुलिस के साथ छात्रों को क्यों पीट रहे थे? पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरह की भूमिका अदा की है, उसके सादी वर्दी में वो एक तरह से राज्य प्रायोजित गुंडागर्दी थी कि प्लेन क्लास में पुलिस की पहचान न बताकर हमला करना। या तो वो पुलिस के प्लेन क्लॉथ में पुलिस वाले थे या फिर बीजेपी एबीवीपी के गुंडे थे। ये अमित शाह को बताना चाहिए कि वो क्यों वहाँ थे, किस लिए ये किया गया, क्योंकि ये तो कानूनन भी गलत है, कानून का उल्लंघन है। छठवां सवाल है, ज़्यादातर पुलिसकर्मियों ने नेम प्लेट नहीं लगाई थी। पुलिस मैनुअल और अदालती आदेशों के अनुसार यूनिफॉर्म में टैग अनिवार्य है। जवाबदेही के लिए हटाना छिपाना अत्यधिक बल से बचने की रणनीति लगता है। आदेश था या अनऑफिशियल ये निर्देश दिया गया था कि आप अपनी आइडेंटिटी छिपाइए और भरपूर ताकत का इस्तेमाल कीजिए, जमकर पिटाई कीजिए। सातवां सवाल है, महिला को पीटते दिखे वरिष्ठ अधिकारी संदीप लांबा को आपने देखा होगा कि किस तरह से महिला को पीट रहे थे। वायरल फुटेज में ये महोदय प्रदर्शनकारियों को मारते दिखे। इनको सिर्फ ड्यूटी से हटाना काफ़ी नहीं है, सस्पेंशन होना चाहिए इनका, जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार चुप है, जवाबदेही स्वीकार नहीं कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आठवां सवाल है कि 20 जुलाई को
कितने टीयर गैस शेल दागे गए और कहाँ कहाँ दागे गए। जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट जैसे घने इलाकों में इनका बिना सोचे समझे और बेहद ज़्यादा इस्तेमाल स्वास्थ्य को जोखिम में डालता है। संख्या और स्थान बताने से पता चलेगा कि ये ज़रूरी था या नहीं था, या कितने की ज़रूरत थी और कितना इसका इस्तेमाल हुआ और क्यों भागते हुए छात्रों को इसका निशाना बनाया गया। 9वां सवाल है कि पुलिस बैरिकेड्स में बिजली का करंट क्यों दौड़ाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, विजुअल्स भी हैं जिनसे ये लगता है, सब पता चलता है कि प्रोपोर्शनलिटी से आगे जाकर संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज करके पुलिस बैरिकेड में बिजली का करंट छोड़ा गया और जिससे बहुत सारे लोगों को अगर नुकसान नहीं हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता था। 10वां सवाल है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया और किन धाराओं में। सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया है। परिवारों और वकीलों को सही जानकारी नहीं दी गई है। पूरी लिस्ट, धाराएं, स्थान जारी करने चाहिए थे, नहीं किए गए हैं। मनमाने हिरासत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और ये पुलिस ने बेधड़क, बेहिचक और बड़े पैमाने पर किया है। अभी तक न तो दिल्ली पुलिस ने कुछ कहा है और न ही अमित शाह के मंत्रालय ने कहा है। 11वां सवाल है कि घटनाओं की डिपार्टमेंटल या मजिस्ट्रियल जांच का आदेश क्यों नहीं दिया गया अभी तक। बड़े पैमाने पर चोटें हुई हैं, खोपड़ी में फ्रैक्चर हुए हैं, पैलेट गन लगे हैं। इसके लिए तुरंत जांच की घोषणा होनी चाहिए थी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी और जिम्मेदारी तय करके जिन्होंने भी डिसप्रोपोर्शनेट बल का प्रयोग किया है, अनप्रोवोक्ड किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक इस मामले में गृह मंत्री चुप हैं। 12वां सवाल यह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया। मंत्रालय की चुप्पी क्यों बनी हुई है, जबकि जवाबदेही तो वहीं से शुरू होती है। तो साफ तौर पर ये 12 सवाल बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद थी। वो कटघरे में खड़ा है, उसके वजह से ही दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया, बच्चों के साथ ज़्यादती की और पैलेट गन का इस्तेमाल करना, कील लगी लाठियों का इस्तेमाल करना, पुरुषों द्वारा महिला या लड़कियों के साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी, यौन दुर्व्यवहार करना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अमित शाह के लिए की जवाबदेही को की मांग करते हैं और उनको जिम्मेदार भी ठहराते हैं। उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों है और अगर ये सही है कि उन्होंने आदेश दिए तो उनको अपने पद पर बने रहने का एक क्षण के लिए भी अधिकार नहीं है। अब इसी से जुड़ा एक मुद्दा और है कि आंदोलनकारियों से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बातचीत की थी कि जिन भी छात्रों के खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज हुई हैं उनको वापस लिया जाएगा। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसे केंद्र सरकार से कोई इस तरह का निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है और वो इस दिशा में तभी कदम उठाएगी जब उसे गृह मंत्रालय से आदेश मिलेगा। तो इस मामले में गृह मंत्रालय अभी तक क्यों चुप बैठा है, क्यों उसने एक्शन नहीं लिया, ये बड़ी बात है। शुक्रवार तक पुलिस ने 20 और 23 जुलाई के बीच सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा को बड़ी साजिश बताया था। कुल 15 एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें से एक कर्तव्य पथ थाने में इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) जो हत्या के प्रयास के साथ दंगा, गैरकानूनी जमाव, लोक सेवकों पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और निषेधाज्ञा का उल्लंघन शामिल है, ये किया था। बाद में 4 और एफआईआर दर्ज हुए। कुल 15 एफआईआर दर्ज हुई हैं और विशेष सेल ने इसके पहले ही एफआईआर की जांच अपने हाथ में ले ली और बड़ी साजिश की जांच शुरू कर दी है। यानी ये जो कुछ बच्चे कर रहे थे, हमारे आपके आंदोलनकारी, वो किसी बड़ी साजिश में लगे हुए थे और ये उसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन बच्चों पर जो हमले हुए उसकी कोई जांच नहीं हो रही है।
जांच के कुछ अन्य पहलू भी हैं। 15 टेराबाइट से ज़्यादा वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं। जंतर मंतर के मुख्य मंच से दिए गए भाषणों की जांच की जा रही है। कथित हैंडलर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका तलाशी जा रही है। फंडिंग चैनल, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और कथित टूल किट की जांच की जा रही है, ताकि इन आंदोलनकारियों को कहीं फंसाया जा सके, कहीं अभी नहीं तो बाद में फंसाया जा सके, बाद में कार्रवाई की जा सके, और भविष्य में कोई आंदोलन अगर करने की ये कोई योजना बना रहे हैं तो उनको पहले ही डरा धमका कर फंसा कर रोका जा सके। तो ये है कुल इस पूरे आंदोलन के दौरान अमित शाह और उनके गृह मंत्रालय का कारनामा, कच्चा चिट्ठा। इसके आधार पर निश्चित रूप से विपक्षी दल संसद में हंगामा मचाएंगे, संसद में दबाव बनाएंगे, संसद के बाहर भी दबाव बनाना लाजमी है। राहुल गांधी बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। दूसरे विपक्षी नेताओं को भी इसी तरह से दबाव बनाने में शामिल होना चाहिए, और अब अगला इस्तीफ़ा अमित शाह का होना चाहिए, क्योंकि वो नाकाबरा साबित हुए हैं, नाकाबिल साबित हुए हैं, और इस तरह के दमन को बढ़ावा देने वाले गृह मंत्री भी साबित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।